हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज का हमारा टॉपिक है लिटिल मुगल पीरियड, जिसे हम लोग परवर्ती मुगल काल, परवर्ती मुगल काल या फिर कह ले उत्तर मुगल काल से भी जानते हैं। ठीक है, उत्तर मुगल काल इस नाम से भी हम इसे जानते हैं। मुगल काल जो कि मुगल काल की अगर बात करें तो ये मुगल डायनेस्टी जो स्थापना हुई है 1526 में बाबर के द्वारा हुई है। और इसके टाइम पीरियड 1526 से 1707 के पीरियड को मुगल काल कहते हैं हम लोग। और 1707 से लेकर 1857 तक का जो पीरियड है इसे हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल तक कहते हैं। ठीक है, इस काल को हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल कहते हैं। यानी कि बाबर, इस मुगल काल में 1526 सात 1707 में आप बाबर को पढ़ेंगे। बाबर के बाद आप हुमायूं उसके पुत्र, हुमायूं के बाद आप अकबर को पढ़ेंगे। अकबर के बाद आप जहांगीर को पढ़ेंगे। जहांगीर के बाद आप शाहजहां को पढ़ेंगे। और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है, शाहजहां के बाद औरंगजेब को पढ़ेंगे। ठीक है, और इस औरंगजेब के काल के बाद का जो पीरियड है, यानी कि जब इसकी डेथ होती है 1707 के बाद, तो इसके जो बाद का जो पीरियड, इसके बाद जो हम लोग शासक पढ़ते हैं, मुगल शासक पढ़ते हैं, इन्हें उत्तरवर्ती या फिर परवर्ती मुगल काल कहते हैं। और कहा जाता है कि इसी टाइम पीरियड से मुगल काल का, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु से ही मुगल काल का धीरे धीरे विघटन या फिर पतन शुरू होने लगा था। और बहुत सारे इतिहासकारों ने इसके अलग अलग मत दिए हैं कि क्यों यहाँ से पतन स्टार्ट होने लगता है, क्या रीजन थे। तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये तो रहा आपके मुगल काल के शासक। ठीक है, वेट, ये तो रहे आपके मुगल डायनेस्टी, यानी कि जिसे हम लोग पढ़ते हैं 1526 से लेके 1707 के टाइम पीरियड के शासक के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये मुगल, पूरे मुगल साम्राज्य का जो है कि आपका एक तरह से कह चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये जो है आपका परवर्ती मुगल काल को समझने के लिए चार्ट है। ये मुगल डायनेस्टी का नहीं है, आपको मुगल डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ये परिवर्ती मुगल डायनेस्टी का चार्ट है, इसको हम लोग अभी बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि इतिहासकारों ने इसे क्या क्या मत दिया है, किस इसकी जो पतन का है या फिर परवर्ती मुगल काल के बारे में क्या क्या कहा, आगे इस बारे में जानते हैं। पहला आपको बता दें कि जब 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद से जो रूलर आते हैं, उसके बाद के जो भी रूलर्स बनते हैं इस डायनेस्टी में, यही से हम लोग देखेंगे इसकी मृत्यु से, औरंगजेब की मृत्यु से ही परवर्ती मुगल काल की शुरुआत होती है। ठीक है, इसके जितने भी 1707 के बाद के जितने भी टाइम पीरियड, इसे क्या कहते हैं, परिवर्ती या फिर उत्तर उत्तर मुगल काल। ठीक है, लिटर मुगल पीरियड। ठीक है, उत्तर मुगल काल इस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है इसे हम लोग उत्तर मुगल काल कहते हैं। देखेंगे जैसे, और उत्तराधिकार का युद्ध औरंगजेब के टाइम पीरियड में होता है। इसने अपने भाइयों दारा सिकाओ या फिर शाह शुजा हो या फिर जो भी इसके जो भाई थे, अपने पिता को उसने जेल में कैद करा दिया। तो ये सारी चीजें जो उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था इसने, और जितनी कहा जाता है कि जितना रक्त औरंगजेब ने बहाया था उत्तराधिकार के युद्ध में, शायद ही किसी ने इतना रक्त बहाया हो। तो जब इसकी मृत्यु होती है तो इसके पुत्रों, इसके कौन कौन से पुत्र होते हैं, इसके पुत्र होते हैं कामबख्श। ठीक है, कामबख्श, मुअज्जम, मुअज्जम और आजम। ठीक है, इसके 3 पुत्र होते हैं। एक और पुत्र होता है इसका अकबर, जो कि देखेंगे कि जब वो राजकुमार रहता है और फिर जब ये विद्रोह कर देता है औरंगजेब के टाइम पीरियड में, इसी के पीछा करते हुए देखेंगे औरंगजेब दक्षिण की तरफ जाता है, दक्कन की तरफ जाता है और वहीं तक वो रह जाता है। और उसकी मृत्यु फिर देखेंगे अकबर जो उसका पुत्र होता है फारस चला जाता है और वहां पे उसकी साउथ में डेथ हो जाती है। तो इसके जो जीवित पुत्र थे ये 3 पुत्र थे, और इन्हीं के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है। ठीक है, और इसमें जो शासक बनता है वो बनता है आपका मुअज्जम। ठीक है, मुअज्जम शासक बनता है। आपको बता दें कि जो औरंगजेब था वो मृत्यु से पहले ही एक वसीयत बना के जाता है।
वसीयत। और उसमें अपने तीनों पुत्रों की जो अधिकार होते हैं वो बांट देता है, यानी कि उनके जो क्षेत्र रहते हैं वो शासन के बांट देते हैं। अगर काम बख्श की बात करें तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में देखेंगे हम, तो ये बीजापुर का यानी कि साउथ में, दक्कन में ये सूबेदार होता है बीजापुर का। मुअज्जम की बात करें जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासन करता है औरंगजेब के बाद, जो उत्तराधिकार के युद्ध में विजय होता है, तो ये आपका होता है काबुल, अफगानिस्तान काबुल की राजधानी। यहाँ पे ये रहता है सूबेदार। और आजम की बात करें तो ये आपका गुजरात का सूबेदार होता है, ठीक है, गुजरात का सूबेदार। ये इसके तीन पुत्र होते हैं। और इन तीनों में जो है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद देखेंगे कि उत्तराधिकार का युद्ध होता है। बात करें मुगल डायनेस्टी में, तो मुगल डायनेस्टी में देखें तो अब तक सबसे जो बड़ा साम्राज्य होता है, यानी कि कुल औरंगजेब के टाइम में 21 प्रांत होते हैं। और इतने बड़े साम्राज्य के उत्तराधिकार के लिए इसके तीनों पुत्रों में क्या होता है, युद्ध होने लगता है। दक्कन में देखें, यानी कि दक्षिण से लेकर उत्तर में जो औरंगजेब का हम लोग साम्राज्य देखेंगे 21 प्रांत में विभाजित होता है कुल। अगर वही हम लोग मिडवल पीरियड में दिल्ली सल्तनत की बात करें तो एक रूलर होता है मोहम्मद बिन तुगलक, और इसका साम्राज्य कुल 23 प्रांतों में बटा होता है। तो बात करते हैं कि अगर हम लोग देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर साम्राज्य की बात करें दिल्ली सल्तनत और मुगल में, तो दोनों में हम लोग देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य काफी बड़ा होता है। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो वो औरंगजेब है, ठीक है। औरंगजेब कभी कोई पूछता है औरंगजेब का प्रांत कितने भागों में बटा था, तो 21 प्रांतों में बटा था। ठीक, ये थे इसके पुत्रों के बारे में। कुछ इतिहासकारों ने माना है कि जो औरंगजेब था उसकी नीतियों की वजह से मुगल साम्राज्य का विघटन होने लगा था। उसके जो उत्तराधिकारी थे वो उतने जो है कि सुदृढ़ नहीं थे। तो यहाँ पे कुछ चीजें आगे हम लोग इतिहासकारों के मत को देखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे शासकों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे उसके औरंगजेब जो उसकी नीति थी, जो देखेंगे कि काफी कठोर नीति थी। ये जो है कि शरीयत के हिसाब से एक तरह से देखेंगे शासनकर्ता, उसके जो दुर्बल कहेंगे एक तरह से उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी थे, उनकी जो नीति थी ये उसका पतन का रीजन बनता है। और इसको मानने वाले कुछ इतिहासकार की अगर बात करें तो वो है आपके अल्फिस्टन। दूसरा देखेंगे तो जदुनाथ सरकार है, जदुनाथ। तीसरा अगर बात करें तो श्रीराम शर्मा। और एक और है लिवरपूल। ये मानते हैं कि जो उसके उत्तराधिकारी थे वो काफी कमजोर थे, और इसी से धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको हमने बता रहे हैं कि कौन सी नीतियां थी औरंगजेब की या फिर उत्तराधिकार की, कि माना जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही और मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा था। दूसरा अगर बात करें तो कुछ इतिहासकार अगर बात करें फेमस, तो कृषि संकट एवं जगहदारी संकट ये फेमस है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आपसे पूछा हुआ है। कृषि संकट एवं जागीरदारी संकट, जागीरदारी संकट ये किसने दिया है, तो ये आपकी दिया है मोरलैंड ने, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो मोरलैंड ने अपनी पुस्तक, इनकी एक फेमस बुक है, ये कोई भी पुस्तक भी पूछ देता है तो वो है फ्रॉम अकबर टू, अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा तो ये देखा होगा, इस बुक को कई बार एनटीए ने पूछा है। फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, ये बुक है मोरलैंड की, और ये पुस्तक भी बहुत ज्यादा बार पूछी गई है। ये काफी लंबा चौड़ा बुक, स्टडी इन इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री, तो इस 1923 की बुक है मोरलैंड की। इस बुक में देखेंगे तो कृषि संकट एवं जागीरदारी का जो जागीरदारी संकट का सिद्धांत है या फिर पतन का कारण बताया है वो मोरलैंड ने बताया है। दूसरा अगर बात करें तो जागीरदारी संकट, ठीक है, जागीरदारी संकट अगर किसने बताया कि जागीरदारियों की तरफ जो बहुत ज्यादा जागीरदारी संकट थी, तो उसकी वजह से जमींदार और जागीरदार किसानों के बीच जो संघर्ष हो रहे थे, जो बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा था, उस ये जो है कि एक पतन का कारण है। तो वो फेमस इतिहासकार जो देखेंगे मध्यकालीन में उनकी फेमस बुक भी है, सतीश चंद्रा ने दिया है। उनकी जो बुक है वो है पार्टीज पार्टीज एंड पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट, ठीक है, एट द मुगल कोर्ट। ये है सतीश चंद्रा की बुक, मुगल कोर्ट। ये आपकी 1707 से 1740 तक का इसमें इतिहास दिया गया है। तो ये है इनका सतीश चंद्रा की। एक और फेमस इतिहासकार का नाम हम बताएंगे आपको, जो कि काफी फेमस है और उनका नाम बार बार लिया जाता है, तो वो आपके हैं इरफाम हबीब।
जो कि मध्यकालीन भारत में देखेंगे बहुत सारे टॉपिक पे, बहुत सारी वॉल्यूम में देखेंगे इनकी हमें पुस्तक देखने को मिलती है। तो इन्हें कृषि संकट का सिद्धांत दिया है। कृषि संकट की सारे जो थ्योरीज हैं आपको हमने बता रही है, फेमस है, और ये पूछा हुआ है कि ये जो पतन डिक्लाइन का रीजन था वो किसने दिया है, तो इरफाम हबीब ने दिया है। इनकी जो बुक है, बुक की नाम भी बहुत बार पूछा हुआ है, द एग्रेरियन सिस्टम। एग्रेरियन सिस्टम। इसने जो राजस्व व्यवस्था बनाई थी, जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कर बनाए थे, इसकी वह जो रीजन है, तो वो सब देखते, मनसबदारी व्यवस्था जो थी, इसका जो मूल रीजन, ये सारी चीज को इरफान हमें बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो मनसब व्यवस्था इसकी थी, वो उसकी ज्यादा कृषि संकट का सिद्धांत बनती है, और जो है कि मुगल पतन का जो है कि एक कारण बनती है। दूसरा अगर हम माने तो ज्यादातर देखेंगे तो जागीरदारी संकट जो है, जागीरदारी संकट, ये जो इसकी विफलता होती है, जो सक्सेस नहीं होता है, इसका सही से इसे चला नहीं पाता है, इसे मानते हैं कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस। कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो जागीरदारी संकट थी उसकी सफलता ने वो उसे सही से चलाया नहीं जा सका, और यही एक रीजन था जो है कि मुगल काल के पतन का। एक और बात करें, एक फेमस थ्योरी है द ग्रेट फॉर्म थ्योरी। द ग्रेट फॉर्म, ये पूछता है ये ग्रेट फॉर्म थ्योरी किससे संबंधित है, तो मुगल डिक्लाइन से संबंधित है। किसकी है, तो क्रेन लियोनार्ड की। ठीक है, क्रेन लियोनार्ड की। तो ये पूछा जाता है किसकी है, तो क्रेन लियोनार्ड की है। और ये जो है कि कुछ इतिहासकारों का सिद्धांत था, कुछ इतिहासकारों का सिद्धांत था किससे, मुगल के पतन से। मुगल पतन से। अब चलिए चलते हैं मुगल डायनेस्टी की तरफ और उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। ठीक, तो ये आपका देखिए जो मुगल साम्राज्य का है वो ट्री है मुगल साम्राज्य का। तो पहले शाहजहां से बात करते हैं। ठीक, शाहजहां जो कि औरंगजेब का पिता था और इसे खुर्रम भी कहा जाता था। इसकी पत्नी थी मुमताज महल। ठीक है, मुमताज महल जो उपाधि दी गई थी ये उनकी पत्नी थी, और इन्हीं के याद में हम लोग देखते हैं आगरा का ताजमहल बनाया जाता है। और ये इनके कुल 14 बच्चे थे, जिसमें 7 देखेंगे जीवित है और 7 मर गए थे। 7 जो है कि जीवित होते रहते हैं और 7 की मृत्यु हो जाती है। साथ में हम लोग देखेंगे 3 इसकी पुत्रियां थी, रोशन आरा, गौहर आरा, जहान आरा, 3 पुत्रियां थी बेट। 3 जो है कि पुत्री थी और 4 आपके पुत्र थे इसके। ठीक है, जिसमें औरंगजेब, दारा शिकोह और भी 2 और पुत्र थे। तो यहाँ पे देखिए जहां आरा एक पुत्री है। ठीक है, दारा शिकोह जिसे लघु अकबर की संज्ञा दी गई है, और इसे शाह बुलंद की उपाधि भी शाहजहां द्वारा दी गई है। रोशन आरा इसकी पुत्री थी। शाह सुजा भी एक पुत्र था, और एक था औरंगजेब जिसे आलमगीर प्रथम भी कहा जाता है। इसकी एक उपाधि जिसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। और इसकी एक पत्नी थी दिलरास बानो बेगम या फिर रजिया बीबी। इसी के याद में हम लोग देखेंगे जो है कि इन्होंने लाल ताजमहल का है या फिर फूहड़ ताजमहल का है, ये इसने औरंगजेब ने बनवाया है। दूसरा मुराद था, मुराद बख्श, और चौथा रोशन आरा। यानी कि 3 पुत्रियां इसके और 4 पुत्र थे। दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद, ये 4 पुत्र थे। और इन चारों से उत्तराधिकार का युद्ध लड़ने के बाद औरंगजेब शासक बनता है, सबकी डेथ करा देता है, और उसके बाद बनता है औरंगजेब। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके 3 पुत्र होते हैं, और एक पुत्र जो है कि उसका जिसकी मृत्यु हो जाती है फारस में, ये फारस भाग जाता है। एक होता है मुअज्जम जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है, इसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। और इसकी एक और उपाधि होती है शाह बेखबर। क्यों है ये भी बताएंगे आपको आगे। दूसरा पुत्र है आजम, जो कहाँ का सूबेदार होता है आपका, तो ये आपका गुजरात का सूबेदार होता है। ठीक है, कामबख्श की बात करें तो ये जो कामबख्श है ये आपका होता है बीजापुर का सूबेदार। ठीक है, बीजापुर। ये आपका बीजापुर का सूबेदार होता है। दूसरा अगर बात करें आजम की, तो ये आपका गुजरात का होता है। और का मुअज्जम की बात करें तो ये आपका कहाँ का, काबुल का सूबेदार होता है, काबुल। ठीक है, ये अलग अलग जगह के सूबेदार होते हैं। और जब देखेंगे मृत्यु होती है औरंगजेब की, तो ये तीनों आते हैं और इन तीनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। ठीक, ये इसके पुत्र होते हैं। इसके बाद हम लोग देखें तो
इसकी कुछ उपाधि इसे शाहजहां तृतीय भी कहते हैं। कुछ उपाधियां अगर बात करें और अगेटरी देखें कौन कौन से शासक बनते हैं, तो पहले अगर शासक की बात करें तो वो आपका बहादुर शाह जफर है। ठीक, बहादुर शाह जफर की बात करें तो इसके बाद हम लोग देखेंगे तो जहांदार शाह शासक बनता है, जहांदार शाह शासक बनता है जो कि 712 से 13 तक बनता है। उसके बाद फर्रुखशियर शासक बनता है। ठीक है, फर्रुखियर शासक बनता है। उसके बाद हम लोग देखें तो कौन बनता है, रफीउद्दर्जा, जो कि बनता है आपका जिसे हम लोग देखेंगे ये सिर्फ 3 महीने 4 दिन, यानी कि 1719 में शासक बनता है 3 महीने 4 दिन के लिए, 3 महीने 4 दिन के लिए शासक बनता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे रफीउद्दौला शासक बनता है जिसे शाहजहां द्वितीय भी कहते हैं, और ये आपका 3 महीने 11 दिन के लिए शासक बनता है। दूसरा बात चौथा ये इसके बाद हम लोग देखिए कौन शासक बनता है, तो इसके बाद आपका बनता है मोहम्मद शाह। ठीक है, छठे शासक की बात करें तो यहाँ पे 1719 से 48 है, यहाँ पे मोहम्मद शाह है। ठीक है, ये मोहम्मद शाह रोशन अख्तर भी कहते हैं, इसे रंगीला भी कहते हैं। ये शासक बनता है और इसके बाद शासक बनता है अहमद शाह, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो शासक था जो कि इसकी माँ के हाथों में था, उदम बाई के हाथों में था, और इसके शासन में ज्यादा हस्तक्षेप जो है कि हिजड़ों का हस्तक्षेप कुछ ज्यादा ही था इसके शासन में। उसके बाद हम लोग देखेंगे आलमगीर द्वितीय बनता है, आलमगीर प्रथम जो है कि औरंगजेब को कहा जाता था, वो बनता है। इसके बाद आठवें अगर शासक की हम लोग बात करें तो वो बनता है मुही उल मिल्लत या फिर शाहजहां तृतीय, काफी कम टाइम के लिए शासक बनता है। और ये हम लोग देखेंगे कि इसके टाइम पीरियड में नजमी उद्दौला का काफी जो है कि हस्तक्षेप रहता है इसके टाइम पीरियड में, और इसे हटा भी दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखें दूसरे शासक की बात करें तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, इसी शाह आलम द्वितीय के टाइम पीरियड में हम देखेंगे 1764 का जो है कि बक्सर का युद्ध होता है, और जो है कि सबसे लंबा कार्यकाल भी माना जाता है कि शाह आलम द्वितीय का था उत्तरवर्ती मुगल काल में। इसके बाद आपका बनता है अकबर शाह द्वितीय या फिर अकबर द्वितीय शासक बनता है, और इसी अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, तो इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे अंतिम अगर शासक की बात करें तो वो है बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर, जिसे जफर भी कहा जाता है। ये जफर नाम से अपनी कविताएं लिखती है, और 1857 के विद्रोह का ये जो है कि भूमिका भी निभाता है, नेतृत्व करता है। और फिर 1861 में 61-62 में इसकी जो है कि रंगून में मृत्यु हो जाती है, इसे रंगून भेज दिया जाता है 1857 के, और मुगल सत्ता होती है उसे समाप्त कर दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा, और वहां पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है लाल किले में। तो ये कुछ शॉर्ट इंट्रो था, आपको समझ में आया अब जो ये आपको मैंने ट्री बताया मुगलों की, तो यहाँ पे आप पूरा आप देख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे से ये जो मुगल बादशाह थे वो कनेक्टेड थे। ठीक, चलिए चलते हैं शासकों की तरफ। आपको हमने बताया कि औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को होती है, और इसी की मृत्यु के बाद हम लोग देखेंगे, इसी की मृत्यु के बाद हम लोग देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का विघटन होने लगता है। ये सारी चीजें आपको हमने बता दी। मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत थे, जिसमें एक प्रांत अफगानिस्तान का, 14 उत्तर भारत में और 6 दक्षिण भारत में। जो औरंगजेब था वो दक्षिण भारत का ही सूबेदार था। और देखेंगे जब अकबर इसका पुत्र विद्रोह करता है, तो जब वो उसका पीछा करते हुए दक्षिण जाता है और वहीं पे वो रह जाता है, वहीं पे अपना साम्राज्य विस्तार करने लगता। और इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि जो इसके विनाश का कारण है, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण है, तो उसके लिए जो दक्षिण है वो इसके लिए नासूर बनता है और इसके पतन का कारण भी बनता है। आप हमेशा देखेंगे जो बड़े साम्राज्य है उसपे जो है कि जब जिसका भी बड़ा साम्राज्य रहा है वहीं से पतन होना स्टार्ट होने लगा है। चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें जिसके 23 प्रांत थे, चाहे फिर अंग्रेजों की बात करें, औरंगजेब की बात करें। ठीक, यहाँ पे इसलिए अगर कहा जाए तो ये जो नीति है, दक्षिण में जाएंगे तो इतना बड़ा साम्राज्य कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है, और इस जो कंट्रोल ना करने के कारण जो है कि साम्राज्य का विघटन होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें तो आपको हमने बताया कि औरंगजेब ने अपनी वसीयत में अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों में बांट दिया था कि ये जो साम्राज्य है, ये जो हिस्सा है, यहाँ पे मेरे पुत्र जो है कि शासन करेंगे। आपको हमने पहले ही बताया कि जो मुअज्जम था, जिसे बहादुर शाह प्रथम भी कहते हैं, शाह आलम भी कहते हैं, शाह आलम प्रथम भी, वो काबुल का सूबेदार था। आजम आपका गुजरात का सूबेदार था, और काम बख्श बीजापुर का सूबेदार था। ये इसके 3 पुत्र थे। इनके बीच में ही होती है उत्तराधिकार का युद्ध, जिसमें कौन जीतता है, तो बहादुर शाह प्रथम जीतता है, जिसका टाइम पीरियड आपका 1707 से 1712 है। ठीक, इसके बारे में जानते हैं। तो उत्तराधिकार के युद्ध में देखिए 2 उत्तराधिकार का युद्ध होता है। पहला अगर हम लोग बात करें तो होता है जजाऊ का युद्ध,
जाजू का युद्ध भी कहते हैं या जजाऊ का युद्ध कहते हैं, जो कि आजम के साथ होता है 18 जून 1707 में, और जिसमें आजम जो है कि हार जाता है और जो है कि बहादुर शाह प्रथम जीत जाता है। दूसरा युद्ध अगर हम लोग देखें तो ये आपका होता है 1709 में बीजापुर का युद्ध होता है, जिसमें देखेंगे मुअज्जम जीत जाता है, यानी कि बहादुर शाह प्रथम की विजय होती है और काम बख्श की हार होती है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे अपने दोनों भाइयों को अपने दोनों भाइयों को ये जो है कि पराजित करता है और उत्तराधिकार के युद्ध में विजय पाता है, और इस तरह जो है कि ये मुगल बादशाह बनता है। इसका बात करें तो इसका जन्म हम लोग देखेंगे 1603 में होता है, 1643 में, 1643 में होता है, और बुरहानपुर में यानी कि दक्षिण में ही देखेंगे इसका हम जन्म भी होता है, बुरहानपुर। इसकी जो माता होती है, इनकी जो माँ है वो है नवाब बाई, ठीक है, नवाब बाई। इसकी माता का नाम क्या है? नवाब बाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो नाम होता है मुहद्दम मोहम्मद मुअज्जम और बहादुर शाह प्रथम, और एक और उपाधि इसकी शाह आलम प्रथम, ये बहादुर शाह प्रथम की उपाधि है। अन्य उपाधि की बात करें तो साहिब बेखबर, ठीक है, साहिब बेखबर इसे इसलिए कहा जाता है कि इसे इसकी साम्राज्य की कोई चिंता ही नहीं थी कि इसके साम्राज्य कहाँ जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है साम्राज्य में, कोई चिंता ही नहीं थी। और हम लोग देखेंगे इसे इतिहासकारों द्वारा साहिब बेखबर, ये साहिब बेखबर किसने कहा है? खफी खा, ठीक है, इसके इतिहासकार, इसके टाइम पीरियड के इतिहासकार थे खफी का। यहाँ पे हम लोग देखेंगे औरंगजेब के टाइम पीरियड में जो खफी का है, उन्होंने जो है कि गुप्त रूप से इतिहास लिखा है, क्योंकि वो जो औरंगजेब था वो इतिहास लेखन को मना कर देता है, क्योंकि शरीयत में इतिहास लिखना मना है। इसलिए देखेंगे खफी का काफी आलोचनापूर्ण तरीके से औरंगजेब का इतिहास लिखते हैं, और उन्हीं उन्हीं ने ही साहिब खबर कहा है किसे? तो बहादुर शाह जफर को। याद रखिए किसने कहा है? खफी खान ने कहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे अधिक उम्र में बादशाह बना था ये 65 साल में। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो सबसे अधिक उम्र में बादशाह बना था, तो वो 65 साल में बना था, ठीक। और दूसरा हम देखेंगे कि जब काफी ज्यादा उम्र में ये जो है कि बादशाह बना था, इसलिए इसने शांतिपूर्ण नीति या फिर उदारता की नीति अपनाई थी। काफी शांतिपूर्ण तरीके से ये जो है कि अपनी बादशाहत को अपना जो है कि पूरा करता है, शासन करता है और सत्ता को चलाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जब ये शासक बनता है तो जो साहू को औरंगजेब ने कैद किया था 1707 में, ये उन्हें रिहा कर देता है, जिसे इसके पिता ने साहू को कैद किया था उन्हें रिहा करता है। पहली उदारता इसकी हम लोग यहाँ देखने को मिलता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो गुरु गोविंद सिंह से काफी समय से देखेंगे औरंगजेब के टाइम पीरियड में काफी समय से जो सिखों से मुठभेड़ चल रही थी, तो इसने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि करता है, यानी सिखों के साथ, ये सिखों के अंतिम गुरु थे 10वें गुरु, इनके साथ मित्रता और संधि करता है, और इनके साथ इनके जो रिश्ते होते हैं वो काफी अच्छे हो जाते हैं बहादुर शाह प्रथम के समय, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो इसके टाइम पीरियड में एक खलीफा का विवाद होता है, खलीफाओं के बीच विवाद हो जाता है, ठीक है, खलीफा विवाद भी कहा जाता है। इसलिए होता है खलीफा विवाद भी इसी के टाइम पीरियड में होता है। ये विवाद इसलिए होता है क्योंकि जो विवाद, जो खलीफा होते हैं, चार खलीफा, उनके बीच में जो उनके नाम होते हैं, एक मिनट रुक जाइए। ये जो खलीफा विवाद होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो खलीफा होते हैं उनके नाम में क्या जुड़ा होता है? अली। अली, चार अली खलीफा होता है और उनमें जो है कि वली नाम जुड़ जाता है, अली के साथ वली जोड़ दिया था इसने, इसलिए जो है कि खलीफा विवाद होता है, ठीक। ये इसी के टाइम पीरियड में होता है। दूसरा अगर बात करें तो इसके समय में डच शिष्टमंडल कभी काफी पूछा जाता है कि एक डच शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में आया था, किसके काल में आया था? तो अगर नेतृत्व की बात करें तो जेशुआ केटलार के नेतृत्व में आया था, और इनके साथ एक स्त्री भी थी जिन्हें जुलियाना नाम था उनका। इन्हें जो है कि काफी सुंदर थी, और इन्हें इनकी सुंदरता से प्रभावित होकर बीवी फिदवा की उपाधि बहादुर शाह प्रथम ने दी थी, और इन्हीं के टाइम पीरियड में ये जो है कि डच शिष्टमंडल 1711 में आता है, ठीक है, 1711 में, 1711 में ये डच शिष्टमंडल आता है। ये दूसरा अगर बात करें, ये जो डच शिष्टमंडल था, ये जो महिला थी वो क्या थी? पुर्तगाली थी, पुर्तगाली, ठीक है, याद रखिएगा कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये पुर्तगाली थी और इन्हें बीवी फुदवा की उपाधि देता है। दूसरा अगर बात करें हम लोग, ठीक है,
आपको हमने बताया कि शांतिपूर्ण नीति क्यों कहते हैं और क्यों अपनाया था। आपको हमने बताया कि 1707 में शाहू को मुगल कैद से छोड़ देता है और मराठों को दक्कन का सरदेशमुखी दे देता है। मराठों जो है कि दो प्रकार के कर लेते थे, एक सरदेशमुखी, एक चौथ। तो जो सरदेशमुखी था उसे वो जो है कि मुगलों ने दे वापस कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किसने दिया था। दूसरा आपको हमने बताया कि गुरु गोविंद सिंह को इसने संधि की, उन्हें मनसब प्रदान किया, उनके साथ मित्रता की, जो कि देखेंगे औरंगजेब के टाइम पीरियड में काफी लंबे समय से एक विवाद के रूप में था। अगर आगे की बात करें तो अजीत सिंह जो कि मारवाड़ का शासक थे, इन्हें मारवाड़ का शासक घोषित करता है। दूसरा देखिए सवाई जय सिंह जो कि आमेर के शासक होते हैं, इन्हें आमेर का शासक स्वीकार करता है और इन्हें जो है कि देखेंगे एक अच्छे पद में देता है और इनका काफी मान सम्मान भी करता है। इसके बाद ये जय सिंह की आगे भी हम लोग बात करेंगे, जो फर्रुखसियार और जहांदार शाह है उनके बारे में भी बात करेंगे। आगे हम लोग बात करें बुंदेला सरकार जो छत्रसाल एवं जाट चूड़ामन के साथ भी इसने मित्रता की नीति अपनाई और हम लोग देखेंगे यही जो चूड़ामन है बाद में भरतपुर राज्य की जो रंगीला के टाइम पीरियड में देखेंगे कि भरतपुर राज्य की स्थापना करते हैं यही चूड़ामन। देखिए बहुत सारे जो है कि आगे बहुत सारे रूलर्स के टाइम पीरियड में बहुत सारे जो राज्य होते हैं इनके सूबेदार होते हैं, इनके टाइम पीरियड में जो है कि स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये कुछ चीजें थी और आगे हम लोग बात करें इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो आपको जैसे कि बताएं कि इनका 1712 में मृत्यु हो जाती है और ये मृत्यु हम लोग देखेंगे तो एक अभियान पे ये जाते हैं 27 फरवरी, 27 फरवरी को ये 1712 में लाहौर अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। लाहौर में मृत्यु हो जाती है किसके? बंदा बहादुर के विरुद्ध जब अभियान करते हैं, बंदा बहादुर के विरुद्ध। बंदा बहादुर जो कि गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है कि सिखों का नेतृत्व करते हैं। जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है तो वो जो है कि खालसा को, गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मानते हैं और बंदा बहादुर सिंह को जो है कि एक नया नाम देते हैं, बंदा बहादुर जिनका लक्ष्मण नाम होता है। और ये फिर सिखों का नेतृत्व करते हैं और इन्हीं के विरुद्ध अभियान में जो है कि देखेंगे बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। देखेंगे इस कहा जाता है कि इनके जब इसकी डेथ होती है तो इनके समय भी उत्तराधिकार का युद्ध होता है और इनके पुत्रों के बीच में इतने लंबे समय तक जो है कि उत्तराधिकार का युद्ध होता है कि इनका जो शव होता है 10 सप्ताह, ठीक है, 10 सप्ताह तक रखा जाता है दिल्ली में। उसके बाद ये लोग जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है तब इसके पुत्र जो है कि इन्हें दफनाते हैं, यानी कि आगे सत्ता के लिए लड़ाई करते हैं, फिर उसके बाद अपने पिता को जो है कि उनके मकबरे में ले जाके दफनाते हैं। जैसा हम देखिए आपको हमने बताया कि बंदा बहादुर के खिलाफ युद्ध में इनकी मौत हो जाती है और खुतबा विवाद आपको हमने बताया कि खुतबा विवाद का संबंध भी बहादुर शाह प्रथम से है, जिसमें लाहौर में हाजी यार मोहम्मद से विवाद होता है इनका। क्यों क्यों होता है कि अली की जगह वली जोड़ देते हैं इसलिए, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट थे। दूसरा हम लोग देखेंगे इनको जो दफनाया गया था दिल्ली में दफनाया गया था और दिल्ली में इन्हें कहाँ दफनाया गया था? तो दिल्ली में इन्हें मोती मस्जिद, ठीक है, महरौली मोती मस्जिद, दिल्ली के मोती मस्जिद में इन्हें दफनाया गया था। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि एक सिडनी ओवन ने इसके बारे में कहा है कि ये अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ये सिडनी ओवन ने कहा है। कभी कभी पूछ लेता है कि किसने ये कहा है, तो सिडनी ओवन ने कहा है कि बहादुर शाह प्रथम अंतिम जो है कि ऐसा शासक था मुगलों का जिसके बारे में हम लोग कुछ अच्छे शब्द कह सकते हैं, ठीक है। ये बहादुर शाह प्रथम के बारे में था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट रूलर के बारे में देखेंगे जो थे जहादार शाह, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जहाँ बहादुर शाह के बाद हम लोग देखें इसके पुत्रों के बीच में जो है कि उत्तराधिकार का युद्ध होता है। उत्तराधिकार के युद्ध में हम लोग देखेंगे जहादार शाह जीतता है और ये बनता है शासक 1712 से 13 में। इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है, इसकी एक उपाधि लंपट मूर्ख इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है क्यों कहा जाता है, ठीक है। बहादुर शाह का पुत्र था। ये अपने भाइयों जिसमें अजीम उस्सान, रफी उस्सान और जहां सर की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। इन तीनों भाइयों की वो मृत्यु करता है। इसके 4 पुत्र थे, चारों में एक जहादार सा भी था। इन तीनों की हत्या करता है और ये जो है कि जुल्फिकार, ठीक है, जुल्फिकार एक जो है कि वजीर होता है इसके टाइम पीरियड में। इसके ये तुरानी गुट का होता है, ईरानी गुट का होता है आपका
ईरानी गुट का। इसी की मदद से ये जो है कि देखेंगे सत्ता को प्राप्त करता है, और इसके टाइम पीरियड में इसका काफी ज्यादा हस्तक्षेप होता है। इसकी सियासत प्राप्ति में जैसे कि आप देख रहे हैं अमीरों का हस्तक्षेप होने लगता है। और इसके टाइम पीरियड में एक लाल कुंवर स्त्री का भी नाम आएगा, जो कि एक वैश्या थी। इसका भी हम लोग देखेंगे काफी प्रभाव देखने को मिलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। दूसरा अगर बात करें तो ईरानी अमीर जुल्फिकार की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसके बारे में आपको हमने बताया, जो कि इसके पिता असद खां, ठीक है, औरंगजेब द्वारा वकील नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो ये जो असद खां थे और जुल्फिकार खां थे, इन दोनों का देखेंगे बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हमें जहांदार शाह के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो इसके दरबार में आपको हमने बताया कि 4 गुट बन गए थे। इसी के टाइम पीरियड में हम उसके 4 गुटों का देखने को मिलता है दरबार में। तो वो पहला था, इसके बारे में आपको अच्छे से बताते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जहांदार शाह के टाइम पीरियड में, जहांदार शाह, इसके टाइम पीरियड में हम लोग देखेंगे दरबार में 4 गुट देखने को मिलते हैं। दरबार में 4 गुट देखने को मिलते हैं। पहला एक, ठीक है, तो पहला आपका ईरानी होता है, दूसरा तुरानी, चौथा आपका हिंदुस्तानी, तीसरा हिंदुस्तानी, और चौथे की बात करें तो वो क्या होता है आपका अफगानी। ठीक है, ये 4 गुट देखने को मिलता है। तो ये 3 जो गुट थे काफी सक्रिय थे, और इनकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमें उत्तर मुगल काल में देखने को मिलती है। इस गुट में देखें तो असद खां और उसका पुत्र जुल्फिकार खां था, जिसकी मदद से हम लोग देखेंगे कि जहांदार शाह शासक बनता है। तुरानी गुट में बात करें चिंकलिज खां, इसकी बात हम लोग मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में करेंगे। चिंकलिज खां जिसे आसफ जाह भी कहा जाता है, निजामुल मुल्क भी कहा जाता है। अमीन खां, अमीन खां, और कौन था, अब्दुल समद। ठीक है, अब्दुल समद, ये तीनों थे। और हिंदुस्तानी में बात करें तो सैयद बंधु भी इन्हें कहा जाता है, सैयद बंधु। ठीक है, सैयद बंधु कहा जाता है। इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है, यानी राजा बनाने वाला नृप निर्माता भी इन्हें कहा जाता है, किंग मेकर, किंग मेकर। जिसमें हम लोग देखेंगे तो हुसैन अली, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, ये 2 भाई थे। इन दोनों का हमें नाम देखने को मिलता है, और इनका नाम हम देखेंगे अब जहांदार शाह की मृत्यु से लेकर फर्रुखशहर के राजा बनने तक, और मोहम्मद शाह के रंगीला, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला के राजा बनने तक इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जहांदार शाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जजिया कर को समाप्त किया था 1712 में इसने। और फिर हम लोग देखेंगे फर्रुखशियर के टाइम पीरियड में वो उसे फिर लगाता है, और अंतिम बार में हम लोग देखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला 1720 में हमेशा के लिए जो है कि जजिया को समाप्त कर देता है। जजिया क्या था, जजिया एक जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, और ये जो है कि उनके ऊपर लिया जाता था। ठीक, दूसरा हम लोग देखें जहादार शाह ने मराठों को दक्कन के चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया था। जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बहादुर सप्तम सिर्फ सरदेशमुखी देता है, वहीं हम लोग देखेंगे कि जहादार शाह उन्हें चौथ और सरदेशमुखी दोनों वसूलने का अधिकार दे देता है। इसकी शर्त ये होती है कि जो ये वसूली करेंगे वो मुगल अधिकारी करेंगे। शर्त ये होती है कि जो वसूली होगी वो मुगल अधिकारी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट है आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि देता है। और वो जो सवाई जय सिंह है उसके बारे में देखेंगे, सवाई की उपाधि फर्रुखशियर इनको देता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मिर्जा राजा की उपाधि से कौन देता है, जहादार शाह देता है। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराज की उपाधि देता है। जहाँ पे बहादुर बहादुर शाह ने इनके राज्य को वापस कर दिया था, वही देखेंगे जहादार शाह ने इन्हें महाराजा की उपाधि दी थी। इसका संबंध लाल कुंवर नमक वेश्या से था। जो है कि इसके टाइम पीरियड में इनका काफी ज्यादा हस्तक्षेप होने लगा था। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इसके टाइम पीरियड में हमें एक और चीज देखने को मिलती है, तो वो था कि ये जो आप हम लोग देखेंगे सैयद बंधु है, ये सैयद बंधु आपके फर्रुख शेयर के साथ मिलकर इसकी हत्या करा देते हैं। फर्रुख शेयर, फर्रुख शेयर के साथ मिलकर ये जहांदार शाह की हत्या करा देते हैं। और देखेंगे कि इसके बाद जो है कि हम लोग फर्रुख शेयर के जो है कि मिलकर इसे अपदस्थ करा देते हैं, इसकी हत्या करा देते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन शासक बनता है, तो इसके बाद हम देखेंगे फर्रुख शेयर शासक बनता है 1713 से 19 तक। दूसरी अगर बात करें तो इसके टाइम पीरियड में हम लोग देखेंगे कि जो ये जुल्फिकार खां थे इसकी काफी भूमिका होती है, वजीर के रूप में बन जाता है जो जुल्फिकार होता है। कभी कभी आ जाता है कि जुल्फिकार खां या फिर जहांदार शाह का वजीर कौन था, तो ये वजीर होता है।
दूसरा देखिए इजारा प्रथा या फिर भू राजस्व को ठेके पे देने का प्रथा। ठीक है, इजारा प्रथा, इजारा प्रथा को बढ़ावा देता है ये कौन, तो ये जहादार शाह के टाइम पीरियड में था। और लेकिन असली देखें तो जुल्फिकार के कार के कहने पर ही जो है कि इजारा प्रथा को काफी बढ़ावा मिलता है। देखेंगे कि जो असली जो है कि हम यहाँ पे देखेंगे जो सत्ता होती है वो जुल्फिकार खा के हाथों में थी। इसीलिए देखेंगे कि जागीरों के बंटवारे पे जो रोक लगती है उसको जागीर बंटवारे पे रोक लगाता है ये। ठीक है, जिसे वित्तीय जो कि जागीर बंटवारा को रोकता है। ये कौन रोकता है, जुल्फिकार खाई रोकता है, जिससे इसकी वित्तीय स्थिति को सुधारा जा सके। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो और इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो इसके टाइम पीरियड में हम लोग देखेंगे गायक जो होते हैं, नृतक होते हैं, नाट्यकर्मी होते हैं, उनके लिए बहुत ही अनुकूल समय था, बहुत ही कठिन समय होता है इसके टाइम पीरियड में इन लोगों का। और इसमें हम लोग देखेंगे इसी के टाइम पीरियड में तूफुल तू फुतुल हिंद, तू फुतुल हिंद इसी के टाइम पीरियड में लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है किसने, कौन लिखता है, मिर्जा मोहम्मद। मिर्जा मोहम्मद इसी के टाइम पीरियड में ये लिखते हैं। और ये संगीत पे लिखा हुआ ग्रंथ है, ये काफी पूछा, जब आप कला और वो पढ़ेंगे मुगलों की तो इसमें ये पूछा जाता है, ये संगीत पे ग्रंथ था। ठीक है, और ये जहांदार शाह के टाइम पीरियड में लिखा गया है, तो ये पूछता है कि किसके टाइम पीरियड में लिखा हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट थे। आपको हमने बताया कि ये हम बताएं कि जो जहादार शाह था उसके टाइम पीरियड में हम लोग देखेंगे कि जुल्फिकार का जहाँ हस्तक्षेप था, तो इसके इसके टाइम पीरियड में बताया कि इसके दरबार में कई सारे गुट बन जाते हैं। और इसी गुट में एक गुट कौन सा था, हिंदुस्तानी गुट के, ये कौन थे, हिंदुस्तानी गुट के थे, हिंदुस्तानी, जिन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है, इन्हें सैयद बंधु भी कहा जाता है। और इन्हें किंग मेकर क्यों कहा जाता है, देखेंगे कि जहादार शाह को हटाने के बाद फर्रुख शियर, रफीउद्दर्जा, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला तक के 4 शासकों को ये शासक बनाते हैं। और ये मोहम्मद शाह रंगीला जब देखता है कि इनका ज्यादा प्रभाव हो रहा है तो इनकी ये हत्या करा देता है मोहम्मद शाह रंगीला। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किन किन को बनाया है, तो इन्हीं को, इन सैयद बंधु में एक अब्दुल्ला खां होते हैं जिन्हें हसन अली भी कहते हैं, और दूसरा हुसैन अली, ये दोनों भाई थे। पहला देखेंगे कि जब ये फर्रुख शेयर को शासक बनाते हैं जहादार शाह की मृत्यु करके, तो यहाँ पे देखेंगे इसे वजीर बनाता है फर्रुख शेयर, और हुसैन अली को मीर बख्शी बनाता है। 1713 में देखेंगे फर्रुख शेयर को उत्तराधिकार के युद्ध में राजा बनाया जाता है पहली बार। उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्हें जो है कि जब फर्रुख शेयर शासक बनता है, इन्हें बहादुर, यमीनुद्दौला यानी शफादार, दूसरा हुसैन अली को अमीरुल अमरा, बहादुर, फिरोज जंग, उमादुल मुल्क, ये सारी उपाधियों से हम लोग देखेंगे इसे जो है कि शासक बनाया जाता है। और ये जो फर्रुखियर होता है वो जहांदार शाह के भाई अजीमुशान, जिसकी हत्या कर देता है जहांदार शाह, उसका पुत्र होता है, और इसी का पुत्र जो है कि शासक बनता है। तो हम लोग फर्रुखियर के ऊपर बात करेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फर्रुखियर ने अपना जो अभिषेक है वो पटना में कराया था, पटना, बिहार पटना में कराया था। इसने जुल्फिकार खां को फांसी दे दिया। 1716 में फर्रुखियर बंदा बहादुर को गुरदासपुर नागल के युद्ध में हराता है। और इसी के टाइम पीरियड में देखेंगे इसने बंदा बहादुर की जो एक हत्या करा दी थी 1716 में। ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाथी के पैरों से कुचलवा दिया था, इंपॉर्टेंट है कि बंदा बहादुर की हत्या किसके टाइम पीरियड में हुई थी, कब हुई थी, 1716 में हुई थी, फर्रुखशियार ने कराई थी। अब हम लोग देखेंगे कंपनी को दस्तक कह ले या फिर सुनहरा फरमान कह ले, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, अधिकार पत्र कहा जाता है, इसका अर्थ होता है अधिकार पत्र। इसी के टाइम पीरियड में 1719 ईस्वी में मिला था। ठीक है, 1717 में, सॉरी 1717 में, 1717 में मिला था। ठीक है, इसी के टाइम पीरियड में हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा कह ले या फिर हम लोग कह ले तो सुनहरा फरमान मिला था। ये जो है कि मैग्ना कार्टा 3000 वार्षिक, 3000 रुपए अंग्रेजों को वार्षिक पेमेंट करने थे। और वो जो है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है कि स्वतंत्र रूप से कोई कर नहीं लिया जाएगा, और ये जो है कि फ्री ट्रेड कर सकते हैं, इनकी इन्हें अनुमति मिली थी। ये क्यों मिली थी आपको बताते हैं। ये जो देखेंगे इन्हें सुनहरा फरमान, इतनी बड़ी जो है कि फ्री ट्रेड करने की जो इन्हें इजाजत मिली थी वो मिली थी। क्या हुआ था कि जो फर्रुखियर था उसे एक बार जो है कि असाध्य फोड़ा कह ले या फिर एक जो है कि बीमारी हो जाती है। और इसका इलाज जो जो देखेंगे जॉन सरमन के नेतृत्व में
जॉन सरमन, ठीक है, जॉन सरमन के नेतृत्व में एक जो है कि ब्रिटिश चिकित्सक आते हैं हैमिल्टन, और ये इसका इलाज करते हैं, और इससे ये खुश होकर जो है कि इन्हें जो है कि ये 300 वार्षिक रुपए कर का जो है कि फ्री ट्रेड करने की अनुमति दे देता है। ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि फरुखशर की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने रफी शान, ठीक है, रफी शान के जो इसका देखेंगे जहादार शाह का जो भाई होता है रफी शान, तो जहादार शाह के दो पुत्र होते हैं रफी दर्जात और रफी उद्दौला, इन दोनों को कमसद सम्राट बनाते हैं, और ये कमसद 10वें और 11वें मुगल बादशाह थे। एक को हम लोग देखेंगे तो ये 3 महीने 4 दिन, ठीक है, और एक का, 1 मिनट, ये है रफी, ये नहीं, रफी दर्जात जो है कि 1719 में बनता है, और 3 महीने के करीब 3 महीने 4 दिन के लिए बनता है, और दूसरे को बनेंगे 3 महीने 11 दिन के लिए शासक बनता है। तो यहाँ पे 11 है, ठीक है। इनके बारे में कुछ इतनी महत्वपूर्ण चीजें नहीं है। इसके देखेंगे रफी दर्जात है कि ये क्षय रोग से जो है कि टीबी कह ले या फिर क्षय रोग कह ले, क्षय रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है, क्षय रोग से। और सबसे कम कम जो है कि शासन करने वाला ये मुगल होता है। अगर दूसरे अगर बात करें रफूजौला की, ये 11वां मुगल शासक होता है। ये सितंबर से मात्र देखेंगे जून से सितंबर तक मात्र शासन करता है, और इसकी मृत्यु जो है कि पेचिश से हो जाती है। ठीक है, तो दोनों की हम लोग देखेंगे किसी न किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है, जो लगातार क्रम से शासक बनते हैं। और इसके बाद देखेंगे कि दोनों की जो है कि मौत हो जाती है। इसने जो है कि शाहजहां द्वितीय की उपाधि भी धारण की थी, शाहजहां द्वितीय, शाहजहां द्वितीय की उपाधि भी धारण की थी। और इससे जो है कि अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी को जो है कि वापस ले गया और हिंदू धर्म ग्रहण कराए थे इसके टाइम पीरियड में ही। तो ये जो है कि हम लोग देखें इसके बारे में। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए जो है 6 रंग से मृत्यु हो जाती है, उसके बाद रफीउद्दौला शाहजहां द्वितीय के नाम से बनता है, और उसके कुछ दिनों में पेचिश से मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो ये हमने देखा। उसके बाद हम लोगोने देखा कि हम लोगों ने फर्रुखशर के बारे में कुछ चीजों को देखी। उसके बाद हम लोग देखते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, इसे रंगीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काफी जो है कि भोग विलास में लिप्त हुआ रहता था। इसके दरबार में देखेंगे काफी ज्यादा बस नृत्य संगीत हमेशा होता रहता था। और इसी टाइम पीरियड में देखेंगे कि बहुत सारे संगीत देखेंगे, इसे इसके टाइम पीरियड में उर्दू को काफी विकास होता है, इसको राजकीय संरक्षण मिलता है, ये सारी चीजें देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे मोहम्मद शाह ने मुबारिज खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। ये शासक कैसे बनता है, तो आपको हमने बताया कि जहान शाह, ठीक है, जहान शाह का पुत्र होता है। ये किसका पुत्र होता है, तो जहान शाह, जहांदार शाह का ही पुत्र होता है जहान शाह। बहादुर शाह का चौथा पुत्र होता है जहान शाह का ही ये जो है कि पुत्र होता है। इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर होता है, रोशन अख्तर, रोशन अख्तर इसका वास्तविक नाम होता है। ये भी पूछा जाता है क्या होता है। और ये जो है कि 18 वर्ष बादशाह रहा था। इसमें देखेंगे हुसैन अली की हत्या करता है 1720 में। तो हैदर खां से ये 1720 में हत्या कराता है, 1720 में हुसैन अली की। जब ये राजा बन जाता है तो हुसैन अली जो सैयद बंदी होते हैं उनकी उसमें से एक भाई की 1720 में इसकी जो है कि हत्या करा देते हैं, मृत्यु करा देते हैं, क्योंकि इसे लगता है कि ये जो लोग हैं जो काफी प्रभावी हो जाते हैं और सत्या को ये लोग हड़प सकते हैं। तो आपको हमने बताया कि जब ये सत्याग्रहण कर लेता है सैयद बंधुओं की मदद से, तो फिर उनकी हत्या करा देता है। दूसरा देखेंगे अब्दुल्ला खां की, इसकी भी 13 नवंबर 1720 को ये हसनपुर में पराजित करके इसे जहर देकर, इसका जो दूसरा भाई होता है अब्दुल्ला को, उसे जहर देकर मार देता है, अब्दुल्ला को जहर देकर मार देता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे सैयद बंधु का जब पतन होता है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे तुरानी गुट, जो तुरानी गुट होते हैं, जिसमें आपको हमने बताया कि निजामुल मुल्क होता है, और कौन होता है, अमीन खां, निजामुल मुल्क। और बाद में देखेंगे कि यही जो है कि बाद में हैदराबाद की स्थापना करते हैं। इसके टाइम में कई सारे स्वतंत्र राज्य होते हैं, ये जो है कि प्रभावी हो जाता है दरबार में, इसका प्रभाव बढ़ जाता है। और इसी के टाइम पीरियड में हम लोग देखेंगे मोहम्मद शाह ने मुबारज खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। और उसके बाद देखेंगे 1724 में सुकेर खेड़ा, कभी इंपॉर्टेंट है, युद्ध में निजामुल मुल्क ने मुबारज खां को पराजित कर दिया, और 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कर लेता है। ये उसे पराजित करता है और जो है कि स्थापना कर लेता है। और मोहम्मद शाह जो है कि इससे संघर्ष नहीं करता है, इससे डर जाता है काफी, और मोहम्मद शाह ने इसे आसफ जाह की उपाधि दे देता है, और इसे नए स्वतंत्र राज्य पे जो है कि शासन करने के लिए इसे छोड़ देता है। इसे चिंगलिज खा भी कहते हैं। इसके टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि कुछ स्वतंत्र राज्य होते हैं। कौन कौन से स्वतंत्र राज्य होते हैं देखेंगे, तो पहला है बंगाल, मुर्शिद कुली खा के नेतृत्व में होता है। दूसरा देखेंगे अवध सादत खा, जिसे बुरहान मुल्क भी कहते हैं, बुरहान
मुल्क भी कहते हैं, ये जो है कि स्वतंत्र होता है। निजामुल मुल्क 1728 में स्वतंत्र हो जाता है, 1722 में अवध स्वतंत्र हो जाता है। भरतपुर बदन सिंह कह ले वास्तविक संस्थापक, या फिर चूड़ामन भी कह ले, ये भी है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फर्रुखाबाद मोहम्मद खां बंगस में, कटेहर रुहेला सरदार में के नेतृत्व में, और कर्नाटक सादुतुल्ला खां के नेतृत्व में। तो हम लोग देखेंगे जो मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम पीरियड होता है, वहां पे देखेंगे दरबार में इतने ज्यादा षड्यंत्र होते हैं, इतने ज्यादा जो है कि इसकी भोग विलास में लिप्त होती है, ज्यादातर अमीरों के प्रभाव में जो है कि सत्ता होती है। इस वजह से देखेंगे बहुत सारे राज्य जो है कि स्वतंत्र हो जाते हैं। इसी के टाइम पीरियड में हम लोग देखेंगे एक फेमस जो है कि आक्रमण होता है, जिसे नादिर शाह का आक्रमण कहते हैं, और इसे ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। 1739 ईस्वी में ये मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में आक्रमण करता है, और जो है कि भारत को लूटता है काफी ज्यादा। और देखेंगे एक तख्ते ताउस, तख्ते ताउस या फिर मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन जो कि शाहजहां के टाइम पीरियड में बना होता है, इसे जो है कि ये अपने साथ ले जाता है। और कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा जो किसी तख्ते साउस में जड़ा होता है, इसे जो है कि ये फारस लेके चला जाता है, लूट पाट करके जो है कि चला जाता है, और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को काफी बुरी तरह से पराजित करता है 13 फरवरी को। इस बार हम लोग मुगल सेना का सोचकर मोहम्मद शाह मीर बख्शी खां दौरान जो कि युद्ध पे मारा जाता है, करनाल के युद्ध में। तो ये जो है कि कोहिनूर हीरा, इसी कोहिनूर हीरा का, इस कोहिनूर हीरा का इतिहास बता दिया आपको। तो ये है गोलकुंडा से ये प्राप्त हुआ था, गोलकुंडा से। और सबसे पहली बार जिक्र अगर हम लोग बात करें, तो पहली बार जिक्र अलाउद्दीन खिलजी के, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान से मिलता है। जब ये अलाउद्दीन खिलजी का मलिक काफूर दक्षिण अभियान करता है, दक्षिण अभियान किसके नेतृत्व में होता है? मलिक काफूर, मलिक काफूर, मलिक काफूर के नेतृत्व में होता है। तो इसे वारंगल के शासक, वारंगल के शासक प्रताप रुद्र द्वितीय, प्रताप रुद्र द्वितीय, इन्होंने जो है कि अपने समर्पण कह ले या फिर अधीनता स्वीकार कर ली, और कोहिनूर हीरा को जो है कि अपने सोने की मूर्ति में जो है कि पहना कर अलाउद्दीन को भेंट किया था। इसके बाद दूसरी बार इसकी जिक्र हम लोग देखेंगे, तो मालवा का जो शासक होता है, मालवा का शासक मोहम्मद शाह, मोहम्मद करके है नाम, मोहम्मद शाह, इसने जो है कि हुमायूं को ये कोहिनूर हीरा दिया था। ये जो है कि कोहिनूर राज, फिर ये जो है कि हुमायूं जब बाबर शासक बनता है तो उसे देता है, लेकिन उसे लेने से बाबर मना कर देता है, तो ये हुमायूं के पास आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, तो ये जो होता है हीरा, इसके बाद हम लोग इसके जिक्र आगे हम लोग देखें तो शाह सुजा, ठीक है, ये साउथ में इसके बाद हमें देखने को मिलता है। शाह सुजा द्वारा, जो कि ईरान या फारस का भगोड़ा भी कहते हैं, तो इसके द्वारा हमें देखेंगे तो ये शाहजहां को दिया जाता है, ठीक है, शाहजहां को। शाह सुजा तो रणजीत सिंह को देता है, शाहजहां को इसके जो है कि एक देखेंगे, तो इसे जो है कि गोलकुंडा के वजीर, गोलकुंडा का वजीर शाहजहां को ये भेंट करता है। और इसके बाद देखेंगे ये फिर रणजीत सिंह को शाहसुजा द्वारा मिलता है, रणजीत सिंह को शाहसुजा, ईरान के शासक शाह शाह शाहसुजा, ठीक है, शाहसुजा द्वारा मिलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो अंतिम शासक होता है दिलीप, जो इसके पास कोहिनूर हीरा रहता है, इससे जो है कि जब सिख हार जाते हैं तो दिलीप सिंह से फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। और फिर ये अब देखेंगे अभी तक जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अभी तक ये ब्रिटेन के पास कोहिनूर हीरा है। तो ये कोहिनूर हीरा का एक शॉर्ट हम लोग देखेंगे इतिहास था। ये है आपका तख्ती ताउस। नेक्स्ट में बात करें तो नादिर शाह ने 20 मार्च 1739 को दिल्ली में प्रवेश किया, और 57 दिन तक लगातार देखेंगे दिल्ली को लूटा, लूटमार किया, कत्लेआम किया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है और सिक्के जारी करता है ये नादिर शाह। इसका जो सेनापति होता है वो अहमद शाह होता है, और देखेंगे उसके बाद अहमद शाह का भी हमें आक्रमण देखने को मिलता है। मोहम्मद शाह जो रंगीला होता है वो अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नसीरुल्लाह मिर्जा से किया, ताकि ये जो है कि लूटमार करके चले जाए, ताकि जो कि स्थिति सिचुएशन को कुछ संभाला जा सके। दूसरा अगर देखें तो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, ठीक, इस अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बारे में हम लोग देखेंगे। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, जिसे दुर्रे दुरानी या फिर युग का मोती भी कहा गया है, अब्दाली ने कुल देखेंगे 7 बार आक्रमण किया। कब कब किया? तो ये देखेंगे 3 आक्रमण ये शाह आलम द्वितीय के टाइम पीरियड में क्या करता है,
ठीक है। तीन आक्रमण शाह आलम द्वितीय के टाइम पीरियड में करा था 1759 अठारह छः के समय। और देखेंगे इसके और भी जो आक्रमण है, तो पहला आक्रमण ये 1748 में मणिपुर पंजाब में, दूसरा 1749 पंजाब में, 1752 पंजाब में, 1756 57 मथुरा में, वृंदावन में, आगरा में। कभी कभी पूछता है, आप लोग याद रखिएगा। 5 फरवरी 1761 का जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, ये इसी के ये पांचवा इसका आक्रमण होता है, जो कि मराठों के साथ होता है। और हम लोग देखेंगे इस टाइम पीरियड में जो मराठे होते हैं बिल्कुल जो है कि पराजित होता है, उनके एक भी वंशज नहीं बचते हैं। और कहा जाता है कि एक जो है कि व्यापारी इस दृश्य को देखता है और बालाजी विश्वनाथ के पास आकर कहता है, विश्वनाथ के पास कहता है कि आपके जो मोती थे, हीरे मोती सारे जो है कि बिखर गए हैं, कोई भी नहीं बचे हैं। 1762 में ये सिखों के पंजाब के सिखों पे, 1767 में ये भी उन्हीं पे करता है। यानी कि कुल 7 आक्रमण कहते हैं। और नादिर शाह इसके बारे में कहता है, अब्दाली के बारे में, कि मैंने अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे ईरान, तुरान और हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये कोट है नादिर शाह का, किसके बारे में, तो अब्दाली के बारे में। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रूलर के बारे में, अहमद शाह के बारे में। ठीक है। अहमद शाह जो कि 1748 से 1754 ईस्वी में हुआ था। 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अहमद शाह सम्राट बनता है। उसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सफदरजंग को ये वजीर बनाता है। अहमद शाह के समय देखेंगे, आपको हमने बताया कि इसकी राजमाता उदमबाई का जो है कि काफी हस्तक्षेप था। और इसके टाइम पीरियड में हम लोग देखेंगे कि इसके टाइम में हिजड़ो जो कि जावेद खां था, इसके उसका भी काफी ज्यादा प्रभाव रहता है। इन्हें किबला ए आलम, जो उधम पाई थी, उन्हें किबला ए आलम की उपाधि प्राप्त थी। हिजड़े जावेद खां जो कि नवाब बहादुर था, इसका भी प्रशासन पे अत्यधिक प्रभाव देखने को हमें मिलता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें, इमादुल मुल्क का वास्तविक नाम जो किसके टाइम पीरियड में होता है, गाजीउद्दीन तथा वह निजामुल मुल्क का पुत्र होता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे शाह आलम द्वितीय के टाइम पीरियड में इसका काफी ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। और ये जो है कि जब बक्सर के युद्ध के बाद 1765 की इलाहाबाद की संधि होता है, जब ये हार जाता है सालम दीदी, तो इसे वो जो है कि राज्य में ये घुसने नहीं देता इमादुल मुल्क। इसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के वर्ग का प्रभुत्व होता था तथा सेना को वेतन चुकाने के लिए अहमद शाह को अपने बर्तन भी बेचने पड़े थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सोचिए उस टाइम मुगलों की कंडीशन कितनी ज्यादा गिरी हुई हो गई होगी कि इन्हें अपने बर्तन बेचकर अपने सेना को वेतन देना पड़ रहा था। ऐसी कंडीशन जो है कि हमें देखने की पड़ती है मुगलों की। जो है कि इनके टाइम में दूसरा देखे शासक आलमगीर द्वितीय के बारे में, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। 1754 से 59 आलमगीर फर्स्ट बात करें तो औरंगजेब था। आलमगीर द्वितीय देखे तो इनका टाइम पीरियड 1754 से 59 था। मात्र 5 साल का इनका टाइम पीरियड है। और इसका जो वजीर होता है इमादुल मुल्क, जो कि मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ कर देता है। और अजीउद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बनाया। और अजीउद्दीन को जो कि ये जहादार शाह का बेटा था, अजीजुद्दीन जो था जो है कि जहादार शाह का बेटा था। यहाँ पे अहमद शाह को हटाता है और देखेंगे तो उसे आलमगीर द्वितीय को शासक बनाता है। आपको हमने बताया कि आलमगीर प्रथम औरंगजेब की उपाधि थी। दूसरा अगर हम बात करें तो वजीर इमादुल मुल्क के आतंक के कारण आलमगीर द्वितीय के समय एक बार 3 दिन तक शाही चूल्हे में आग नहीं जली। अब शाही राजकुमार भोजन के लिए पर्दा छोड़ महलों से निकलकर नगर तक चली गई थी, जो भी राजकुमारियां थी। ये सोचिए कि मुगल जो शासक होते थे वो कितने ज्यादा कमजोर थे, कितने ज्यादा दुर्बल हुआ करते थे, कि चाहे वो सैयद बंधु हो, चाहे जुल्फिकार खां हो, या फिर निजामुल मुल्क हो, इनका प्रभाव इतना ज्यादा सत्ता में हो गया था कि ये जो है कि पूरे जो है कि शासन को अपने अंदर समेट के रखते थे, बस नाम के वजीर होते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे हमें जो है कि इनकी दुर्बलता का पता चलता है। आलमगीर द्वितीय सवारी न होने के कारण अपने जनाने खाने से किले की सफेद संगमरमर वाली मस्जिद तक ये पैदल जाता था। इस समय इनकी इतनी जो है कि वित्तीय अवस्था खराब थी। क्योंकि हम लोग देखेंगे अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण, ये सारे आक्रमण ने भी काफी सारे धन को जो है कि मुगल खजानों से लेके गए थे ये लोग। आलमगीर द्वितीय ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, इसके बाद हम लोग जब कर्नाटक वार्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। डुप्ले को नवाब खरी की उपाधि प्रदान की थी इसी आलमगीर द्वितीय ने। दूसरा अगर बात करें तो 29 नवंबर 1759 ईस्वी को वजूर इमादुल मुल्क या फिर गाजीउद्दीन ने बादशाह जो आलमगीर द्वितीय उसकी हत्या कर देता है। और उसके बाद शासक कौन बनता है, तो शाह आलम द्वितीय बनता है 1759 से 1806। और सबसे ज्यादा अगर टाइम पीरियड लंबे समय तक अगर उत्तर मुगल काल में कोई शासक बना है तो वो कौन था, शाह आलम द्वितीय। ठीक है। शाह आलम का असली नाम अली गौहर होता है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। वो अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय पटना में था और वहीं से उसका राज्याभिषेक कराया जाता है और ये वहीं पे शासक बनता है जब इमादुद्दीन मुल्क उसकी हत्या कर देता है। शाह आलम द्वितीय जो कि 1764 ईस्वी में देखेंगे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए बक्सर के युद्ध में जो है कि ये हार जाता है। बंगाल के अपदस्थ जो है कि मीर कासिम के साथ ये युद्ध करता है और ये जो है कि शाह आलम द्वितीय जो है कि हार जाता है, मीर कासिम भी हार जाता है। इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। इस संधि में देखेंगे बहुत कुछ चीजों को जो है कि अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है और उसमें मुख्यतः देखेंगे जो बंगाल बिहार उड़ीसा की जो कि दीवानी होती है जिसे राजस्व कहते हैं, जो कि देखेंगे सबसे ज्यादा अगर कहीं राजस्व आता था तो उसी क्षेत्र से आता था, उसे जो है कि अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है और उसके बाद ये लोग पेंशनर मात्र बन के रह जाते हैं अंग्रेजों के। यहाँ पे अंग्रेजों के ये पेंशनर बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1772 तक, ठीक है, ये पेंशनर बन के रहते हैं। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। याद रखिए पहली बार ये मुगल बादशाह बनता है, पेंशनर बनता है, क्योंकि ये जो अपनी सारी राजस्व थी वो जो है कि अंग्रेजों को सौंप देता है। दूसरा हम लोग देखेंगे 1788 ईस्वी में रूहेला सरदार गुलाम कादिर ने जो कि नजमुद्दौला का पोता होता है, ये अवध का नवाब होता है, ने शाह आलम को अंधा बना दिया था। ये क्वेश्चन आता है कि इसे अंधा कौन कर दिया था, और गद्दी से हटाकर बेदार वक्त को सिंहासन पे बैठाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1800 इसे कई बार सत्ता से हटाया गया और बैठाया गया। 1803 में मराठी हस्तक्षेप करते हैं, अंग्रेजों ने दौलतराव सिंधिया को पराजित करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया। वह शाह आलम को अंग्रेजों का कैदी बन गया और 1806 में देखेंगे इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे 1806 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शासक बनता है आपका अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बारे में बता दें तो इसका टाइम पीरियड 1806 से 1837 होता है। इसे शाह आलम द्वितीय का पुत्र था और इसकी एक और उपाधि है जिसे शाहजहाँ तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। ये अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अब बादशाह का देखेंगे जो ये लाल किला था वो यहाँ पे कैदी मात्र बन के रह गए थे, क्योंकि जो पूर्णतः अंग्रेजों पे जो है कि निर्भर हो गए थे, उनके पेंशनर बन गए थे। और यही एक बादशाह था जिसने जो है कि अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए विक्टोरिया को पत्र लिखा था और राजा राम मोहन राय को, ठीक है, राजा राम मोहन राय को ये इंग्लैंड भेजते हैं और ये पत्र में लिखते हैं कि ताकि वो उनकी पेंशन बढ़ जाए, और राजा राम मोहन राय को तभी ये राजा की उपाधि देते हैं। राजा की उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय देता है, याद रखिएगा। उसके टाइम पीरियड में एक दूसरा अगर हम लोग देखें अकबर द्वितीय के बाद, तो ये अकबर द्वितीय ही जो है कि राजा की उपाधि देते हैं, लेकिन वहां पे हम लोग देखेंगे कि राजा राम मोहन राय की वहीं पे मृत्यु हो जाती है इंग्लैंड में और वहीं पे उनकी कब्र होती है। अंतिम शासक की बात करें तो वो है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर भी कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड 1837 से 58 है और 1861 में इनकी रंगून में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब इन्हें 1857 के जो कि क्रांति में हम लोग देखेंगे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो हसन अस्करी थे वो बहादुर शाह का आध्यात्मिक गुरु था। इब्राहिम जाकिम असदुल्ला खान गालिब उसकी कविता के शिक्षक थे। और देखिए ये काफी जो है कि अच्छी कविताएं करता था बहादुर शाह जफर। और इसने जो है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी मॉडर्न में आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति, जिसे वी डी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो वो जो है कि इसका नेतृत्व तो इसी ने किया था, बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, यहाँ पे देखेंगे बहादुर शाह जो कि 1837 से 58 तक शासक रहता है। इसके बारे में मेजर हर्षण जो कि उर्दू के जानकार थे, और ये हर्षण जो है कि 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे पर बहादुर शाह को गिरफ्तार करते समय कहा था, दमदमे में दम नहीं खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। जब इन्हें हुमायूं के मकबरे में जब ये छिपते हैं, इस हुमायूं के मकबरे में कहा जाता है कि 10 जो है कि राजकुमारों को लेकर, राजकुमार और शासकों को मिलाकर कुल 10 लोग जो है कि यहाँ पे दफनाए गए हैं। तो इसी दफन जो है कि 1857 की क्रांति के समय जब ये छिपता है गिरफ्तारी के समय, तो मेजर हर्षण कहता है, जो कि काफी अच्छा उर्दू का जानकार होता है, कि दम दमे में दम नहीं खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इसमें जो है कि जफर बहादुर शाह जफर उत्तर देता है, गाजियों में बू रहेगी तब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यानी कि जो ये हिंदुस्तान का तेज है वो हिंदुस्तान लंदन के तख्त तक इसकी जो है कि
तेज रहेगी। दूसरा हम लोग देखेंगे एक फेमस कोट और है, रंगून में इसके 1862 में आपकी मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह जफर की। और ये कहता है कि कितना बदनसीब है जफर, कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में, यानी कि 2 जगह जमीन भी ना मिली उसको दफन के लिए। ये उसका जो है कि रंगून इसकी अंतिम समय का कोट है। एक और इसका है कि ना किसी का आँख का नूर हूँ, ना किसी का दिल के करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका वो बुझता हुआ चिराग हूँ। ये जो है कि बहादुर शाह जफर की कुछ फेमस लाइन है। कभी कभी इन फेमस लाइनों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हमने देखा परिवर्ती मुगल काल, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे शासकों के बारे में, यानी कि लगभग सभी शासकों के बारे में देखा। कुछ इतिहासकारों के कथन देखा कि कौन कौन से इतिहासकार जो है कि शासक हुए। यहाँ पे हमने देखा कि कुल 11 शासकों जो कि परवर्ती मुगल काल में हुए, उन सब के बारे में हमने आज महत्वपूर्ण फैक्ट देखे। जो भी क्वेश्चन और भी छूटे होंगे, जो इनके फैक्ट छूटे होंगे, जब हम लोग इनके PYQ को सॉल्व करेंगे तो वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। आशा करते हैं आपको लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। ऐसे ही जो है कि लेक्चर सीरीज के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कॉन्टेक्ट पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। संकल्प आपका होगा, सहयोग हमारा होगा।